नमस्ते फ्रेंड्स। हमारी जो यूट्यूब सीरीज़ है, हम MDR HR एक कंपनी के थ्रू लॉन्च कर रहे हैं। उसकी आज की 7वीं कड़ी है। आज का जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। वो क्यों इम्पोर्टेंट है, एक ब्रीफ में मैं पहले बताता हूँ कि हमारी बैंक के टोटल डिपॉजिट समझो 1000 करोड़ है। तो नॉर्मली 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए जो रहते हैं वो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट मैनेज करता है। बाकी के लोन्स वगैरह के लिए तो बहुत सारी ऑडिट कमेटी है, इंस्पेक्शन होता है हमारे इंटरनल बेस वगैरह वगैरह। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में जो आदमी रहते हैं तो 3 या 4 नॉर्मली रहते हैं। रिजर्व बैंक तो कहती है कि मिनिमम 3 चाहिए, बहुत बैंक्स में तो 1 या 2 ही आदमी रहते हैं। तो इतना बड़ा फंड्स बहुत कम लोगों के हाथ में रहता है। इसलिए ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए क्वालिटी वाइज, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ फंड्स ये डिपार्टमेंट में है। दूसरी बात, जो एम्प्लॉयज़ ये डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो बैंक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। उनको बैंक में बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज मिलता है और उनकी मार्केट में डिमांड भी रहती है। तीसरी बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी बैंक्स में इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा नहीं होती है, क्योंकि अपने को समझता नहीं है करके। तो सभी एम्प्लॉयज़ से लेके बोर्ड तक आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक की गहराई समझने के लिए पहले हम जो ये टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, जो शब्द प्रयोग हम करते हैं इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का जो वीडियो है वो आप 2-3 बार सुनिए, आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। बहुत चैलेंजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और जिन्होंने इसमें रुचि ली उनको बहुत मज़ा आता है डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। सेफगार्ड भी बहुत है, और नॉलेज गेन करने के लिए स्काई इज़ द लिमिट। इसके लिए ये जो आज का वीडियो है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का, आप मेरी रिक्वेस्ट है कि कंसंट्रेशन से 2-3 बार अगर आप सुने तो आपको मज़ा आएगा, यू विल हैव इंटरेस्ट। और आपकी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की इसमें डेवलपमेंट होगा, पोजीशंस मिलेगी बैंक में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल रहेगा बैंक के जो 30-35% जो फंड्स है उसके ऊपर। तो लेट अस स्टार्ट। हम पहले टर्मिनोलॉजी, शब्द प्रयोग जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में यूज़ किए जाते हैं कॉमनली, वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये टॉपिक हमें बहुत इजी जाए समझने के लिए। तो पहले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये क्या होती है? तो गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम रहता है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये गवर्नमेंट इशू करती है सिक्योरिटीज़, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको हमारे तरह के बैंक्स या पीडी सब्सक्राइब करते हैं। तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये सिक्योरिटीज़ का टेन्योर गवर्नमेंट है रहती है, उसके ऊपर का जो रेट कितना मिलेगा। फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए सिक्योरिटी इशू किया है गवर्नमेंट ने, तो 10 साल के लिए एक रेट कांस्टेंट रहता है, वो उतना मिलेगा जिसके भी हाथ में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, और उसको कहते हैं कूपन रेट। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डीपैट फॉर्म में रहती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहती है। पहले फिजिकल फॉर्म में रहती थी, लेकिन अभी वो डीमैट फॉर्म में है। तो एक हो गया कूपन रेट, यानी जो उसके ऊपर गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि 10 साल के लिए हम 6% देंगे, तो हमें वो इंटरेस्ट रेट मिलता है, कूपन रेट। उसके बाद में यील्ड और प्राइस, ये वर्ड बहुत यूज़ किए जाते हैं। तो प्राइस और यील्ड का, जिसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है? अगर यील्ड बढ़ गया तो प्राइस घट जाती है, और प्राइस अगर बढ़ गई तो वो जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट की उसका यील्ड कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। एक अगर ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, तो दूसरा कम हो जाता है। तीसरा है बेंचमार्क। तो बेंचमार्क इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पीरियडिकली गवर्नमेंट इशू करती है, तो
लेटेस्ट जो होगा तो 10 साल के लिए अगर इशू किए तो उसका क्या रेट चल रहा है, क्या यील्ड चल रहा है, क्या प्राइस चल रही है, तो उसको कहते हैं बेंचमार्क। वो हिसाब से बाकी के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए आसान हो जाता है। तो बेंचमार्क क्या चल रहा है, नॉर्मली इट इज़ आस्क क्या क्या बेंचमार्क है। जैसा हम बोलते हैं कि एनएससी बीएससी क्या है भाई आज का, वैसा वो बेंचमार्क हमारे हमारे लिए बहुत उपयुक्त है एक मार्केट का ग्रास्पिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। डेटेड सिक्योरिटी, डेट यानी तारीख, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डेटेड सिक्योरिटी, डेटेड सिक्योरिटी यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करती है उसके ऊपर डेट लिखा रहता है, कौन सी तारीख को इश्यू हुई, कौन सी तारीख तक है, इसके लिए उसको बोलते हैं डेटेड। उसके ऊपर डेट है मैक्सिमम। ड्यू डेट जिसको हम कहते हैं एफडीआर के टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड द ड्यू डेट। उस वक्त उसको पूरा प्रिंसिपल जो अमाउंट है जो होल्डर है उसको मिल जाता है। उसके बाद में कमर्शियल पेपर, ये कमर्शियल पेपर एक ऐसी संकल्पना है, नॉर्मली जो कमर्शियल बैंक्स है और उनके बड़े बड़े जो बोरोस है जिनको लिमिट 1,000 5,000 2,000 करोड़ लगती है, तो उनको उनकी जो वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन की है उसमें से कार आउट करते हैं और सीपी के लिए उनको परमिशन दे दे। फॉर एग्जांपल मैं जब इंडियन बैंक में काम कर रहा था तो रिलायंस की लिमिट 1,000 करोड़ थी, तो उसके लिए हमने सीपी की परमिशन दी थी 100 करोड़ की। तो 100 करोड़ का कमर्शियल पेपर हमारे तरह के बैंक्स या दूसरे कोई लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें उनको क्या बेनिफिट मिलता है कि बैंक जो इंटरेस्ट रेट लगाती है उससे कम में सीपी को डिमांड रहती है, क्योंकि इट इज़ वेरी लिक्विड, इट इज़ वेरी सिक्योर्ड, बहुत सिक्योर्ड होने के कारण उसको मार्केट में इंटरेस्ट कम मिलता है। हम बोलते हैं ना कि हायर द रिस्क हायर द गेन, वैसा है। इसमें रिस्क बहुत कम है, इसके लिए रिटर्न भी बहुत कम आता है, तो इट इज़ कॉल्ड एज सीपी। और कमर्शियल पेपर के लिए हम सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी बैंक। उसके बाद में ट्रेजरी बिल्स, ये बहुत यूज़ में आने वाला वर्ड है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। व्हाट इज़ ट्रेजरी? ट्रेजरी तो हमको मालूम है कि सरकार के लिए हम यूज़ करते हैं, हमें मालूम है ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो टी बिल बोलते, तो गवर्नमेंट को जब शॉर्ट टर्म बोरोइंग लगती है, थोड़े दिन के लिए पैसा लगता है, तो उसके लिए ट्रेजरी बिल्स वो इशू करती है। नॉर्मली ट्रेजरी बिल जो रहते हैं वो 91 डेज 91 दिन के लिए रहते हैं, या 182 डेज 182 दिन के लिए रहते हैं, या 360 डेज के लिए रहते हैं। और इसको जो इंटरेस्ट है वो ज़ीरो रहता है, ज़ीरो कूपन भी बोल सकते हैं हम। क्योंकि क्या होता है कि जो ट्रेजरी बिल्स है तो 100 रुपये का होगा तो हमें मिलता है वो 95 96 97 रुपीज़ के लिए, वो हिसाब से फिर हमें डिस्काउंट करके मिलता है, इसके लिए हमें ड्यू डेट के ऊपर पूरा पैसा मिलता है। तो उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट इनबिल्ट है। तो इन डिफरेंट वर्ड्स वी कैन सी इट एज द जीरो कूपन बॉन्ड ऑल्सो, लेकिन ट्रेजरी बिल्स ये कॉमन नेम है और ये नंबर ऑफ डेज में इशू करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 360 डेज 360 दिन के लिए इसको इशू किया जाता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यानी जो कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनीज है, वो इशू करती है, उसको भी हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे डिबेंचर्स है, तो डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म में इंस्ट्रूमेंट रहता है डिबेंचर्स, आप सबको मालूम है। तो डेट सिक्योरिटीज, डेट यानी लोन, तो डेट सिक्योरिटीज में फिक्स इनकम रहता है, तो उसको भी डेट सिक्योरिटीज बोलते हैं। नॉर्मली उसके अंदर सीपी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं, डिबेंचर्स रहते हैं। और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के अंदर उनका जो बाइंग है परचेसिंग है वो सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स डिबेंचर्स सीपी ऐसे इंस्ट्रूमेंट ही रहते हैं कि जिसका फिक्स इनकम रहता है और जिसमें रिस्क कम से कम है, तो इट इज़ कॉल्ड एज डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड। उसके बाद में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, तो हमें मालूम है कि हमारे बैंक को, हर एक बैंक को 18% ऑफ दी इन डिटेल हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखना पड़ता है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो उसको एसएलआर बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अलाउड है। नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है उसको लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, उसको मार्केट अवेलेबल रहते हैं नॉर्मली। और स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है वो थोड़ी इलिक्विड रहती है, इसके लिए हमें यील्ड ज़्यादा मिलता है, उसकी प्राइस कम रहती है। उसी तरह से पीएमए से वर्ड आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये शेयर मार्केट में हमें मालूम है कि कुछ ब्रोकर्स फॉरेन क्लाइंट्स के लिए मैनेज करते हैं, उनको पावर ऑपर्चुनिटी दी दी जाती है। उनका जो
पोर्टफोलियो है वो मैनेज करते हैं, वो बाइंग सेलिंग सब। तो 5-10 करोड़ वो देते हैं, वो मार्केट में आके मैनेज करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो हम नहीं कर सकते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नहीं कर सकती है। इसके बाद में शॉर्ट सेल, ये थोड़ा फार हम बोल सकते हैं कि सट्टेबाजी है ये। शॉर्ट सेल कि हमें मालूम है कि सिक्योरिटी के भाव कम होने वाले हैं, तो हम आज बेच सकते हैं और बाद में खरीद सकते हैं। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सेल, जो स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है आज, लेकिन आप भी हम बेच रहे हैं। हमारा जो गेसिंग है कि ये थोड़े आज या कल में वापस आ जाएगा, नीचे जाएगा, हम वापस ले सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट सेल। एसजीएल और सीएचजीएल अकाउंट यानी स्पेशल जनरल जो लेजर अकाउंट है, ये जो सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शंस हम करते हैं वो इसके अकाउंट के थ्रू हमें करना पड़ता है, तो इट इज़ रेफर्ड एज एसजीएल। एक तो हम रिजर्व बैंक के साथ रख सकते हैं या कोई ऑथराइज जो भी है बैंक्स, तो उनके पास हम रख सकते हैं एसजीएल अकाउंट्स। इन्फिनेट यानी इंडियन फिनेंशियल नेटवर्क, ये सब ट्रांजैक्शन करने के लिए इन्फिनेट लगता है, इसका ही हमें सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है। सो इन्फिनेट का लॉन्ग फॉर्म है इंडियन फिनेंशियल नेटवर्क। उसके बाद में नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है कि जब भारत सरकार इशू करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम सब्सक्राइब करते हैं, हमारा पैसा उनके पास जाता है, हमारे हाथ में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पेपर आता है। तो बड़ी-बड़ी बैंक समझो 1000 कोटि का है, तो बड़ी बैंक, एक ही बैंक 1000 कोटि का ले सकती है। जो छोटी-छोटी बैंक रहती है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वो क्या करे? तो वो बिड भी नहीं कर सकते, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज़ भी नहीं है कि ये बिडिंग कितने में आएगा, हमने हमें क्या कोट करना चाहिए, क्योंकि बिडिंग यानी गवर्नमेंट ऑक्शन करती है और ऑक्शन में सब बैंक्स पार्टिसिपेट करती है। तो हमारे पास वेर वितास नहीं है, नॉलेज नहीं है, वैसे मैन पावर नहीं, स्किल, और हमारे पास फंड्स भी नहीं है। तो क्या होता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी बिडिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 का 5,000 करोड़ का अगर इश्यू करे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है? तो उसका 5% वो क्या करते हैं, ईयर मार्क करते हैं, किसके लिए? नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, वो फिक्स रेट में उनको मिलता है 5%, टोटल जो भी इशू होने वाला साइज़ है उसका। और हमारी तरह बैंक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ मिलते हैं, मैक्सिमम 10 लाख से 2 करोड़, तो 2 करोड़ तक हमें मिल सकते हैं। तो 2000 2000 का 5% आएगा 100 करोड़। 100 करोड़ किसको दिया जाता है? नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, और वो 5% हो जाता है 100 करोड़ यानी, और हमारे इंडिविजुअल बैंक्स को 2 करोड़ तक मिल सकता है। इससे क्या होता है कि सबके पास वो स्क्रिप रहती है, तो जो स्क्रिप रहती है गवर्नमेंट का, जो जीसेक है, उसको लिक्विडिटी आती है, बायर सेलर ज़्यादा होते हैं, एक के पास करे तो ये लिक्विड बन जाती है। ये भी प्रिंसिपल है, हमें चार्ज भी मिलता है, और हमें जो रेट देती है आरबीआई, बाकी के बिडिंग के हिसाब से हमें वो रेट मिलता है। तो नॉर्मली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में तो जाना ही चाहिए। आप बिडिंग में भी जा सकते हैं, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों में। तो ये भी हमारे लिए सोचने की बात है। उसके बाद में एसएलआर, नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटीज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में रखना बंधन कारक है, उसको एसएलआर बोलते हैं। और जो एसएलआर में अलाउड नहीं है, लेकिन हम वो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉन एसएलआर। हमारी जो सिक्योरिटीज़ रहती है वो 3 कैटेगरी है उसकी। पहली है एसटीएम, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या है? वो जो पोर्टफोलियो है, कम से कम 1 साल तक, तभी एक बार हमने फाइनल किया पोर्टफोलियो, तो उसको हाथ नहीं लगा सकते, वो चेंजेबल नहीं है। उसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट हमने रखी है वो हम सेल नहीं कर सकते। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस से बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन नॉर्मली एसटीएम यानी हेल्ड टू मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी 10 साल का है तो 10 साल नहीं बेच सकते, ऐसा नहीं है। रिजर्व बैंक ने हमें सुविधा दी है कि साल के पहले स्टार्टिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर हम पोर्टफोलियो रीशफल कर सकते हैं। एसटीएम में जो भी स्क्रिप्ट्स है वो रीशफल कर सकते हैं, लेकिन वो फिक्स है, उसको उसके अंदर जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ है वो बाय सेल नहीं कर सकते नॉन स्टॉप। दूसरा बात है अवेलेबल फॉर सेल और हेल्प फॉर ट्रेडिंग। तो ये 2 कैटेगरी है। वो जो हम स्क्रिप्ट लेते हैं उसी वक्त हमें इसका कैटेगराइजेशन करना पड़ता है। जो ट्रेडिंग के लिए लिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए, वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग बोलते हैं, और जो अवेलेबल फॉर सेल है तो हम सेल कर सकते हैं।
ये 3 कैटेगरीज है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए। उसके बाद में जो FBIL यानी फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, हमें क्वार्टरली उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो ये बेंचमार्क है, उससे हम लेते हैं, क्योंकि जैसा शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट कुछ स्क्रिप्ट्स डेली बेची जाती है और कुछ स्क्रिप्ट इलिक्विड रहती है, तो उसका रेट कैसा ठहराने का, तो वो हिसाब से ये FBR हम रेफ़र करते हैं। और हमारा जो 31 मार्च या क्वार्टरली जो हम वैल्यूएशन लेते हैं, तो इसके लिए बेंचमार्क बहुत यूज़फुल है। अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था कि यील्ड और प्राइस ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ये समझ लेंगे हम। तो स्टार्टिंग में समझो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीसेक इशू किया मार्केट में, और उसका प्राइस जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपये है, और उसका यील्ड है 6%, एक जिसको हम कूपन रेट बोलते हैं, तो 6% है। अगर डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा है तो क्या है, लोग ज़्यादा लेंगे, तो 100 रुपये का कितने में लेंगे, वो 101 में लेंगे फॉर एग्जांपल। और डिमांड कम है तो 99 रुपीज़ में लेंगे। तो अगर 99 रुपीज़ में लिया, तो यील्ड तो हमें 100 रुपये का 6 यानी 6% ही मिलना है, बराबर है। यील्ड जो है वो 6% ही मिलना है, यानी 6 रुपये। तो हमें क्या क्या मिलने वाला है, 6 रुपये के ऊपर यील्ड जो होगा, 99 रुपये के ऊपर 6 रुपये मिलेगा, तो यील्ड कितना रहेगा, 6 से ज़्यादा रहेगा। तो ये प्राइस कम हो गई और यील्ड बढ़ गया, बराबर है ना। यील्ड वर्सेस प्राइस, मैंने शुरुआत में बताया था कि यील्ड और प्राइस का रिलेशनशिप जो है वो इन्वर्स है, यानी एक के अगर यील्ड बढ़ गए तो प्राइस कम हो जाती है, और प्राइस बढ़ गई तो यील्ड कम हो जाता है। अभी हम एग्जांपल्स के साथ समझ लेंगे ये जो कंसेप्ट है वो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जीसेक है 100 रुपये का कूपन रेट 6% रखा है, तो कूपन रेट 6 हो गया यील्ड, और उसका फेस वैल्यू हो गया 100 रुपये। लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं है उतने ज़्यादा, सब्सक्राइबर नहीं है, या करंट जो रेट चल रहा है मार्केट में, वो हिसाब से 100 रुपये के लिए तैयार नहीं है लोग, उन्होंने लिया है वो 99 रुपीज़ में। तो उनको जो यील्ड है वो तो फिक्स है 6 रुपये, और परचेस कितने में किया है वो 99 रुपीज़ में। इसका मतलब जो यील्ड मिलने वाला है 99 रुपीज़ के ऊपर 6 रुपये। तो 100 रुपये के लिए अगर हमने कैलकुलेट किया तो 6% से ज़्यादा हो गए, तो प्राइस 99 और यील्ड 6 बढ़ गया, 6 से बढ़ गया, प्राइस कम हो गई और यील्ड बढ़ गए। वैसे हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, प्राइस जो डिमांड ज़्यादा है, तो 100 रुपये का जो सिक्योरिटी है, तो बैंक ने लिया 101 रुपये में, तो 101 रुपये में लिया, परचेस प्राइस 101 रुपये है, लेकिन यील्ड तो कांस्टेंट है, कूपन रेट तो 6% ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें यील्ड कितना मिलेगा, 101 रुपये के ऊपर 6 रुपये मिलेगा। सो यील्ड कितना होगा, 6% से कम होगा 100 रुपये के हिसाब से। तो दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड एंड प्राइस। ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टूल है लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। अगर उनको लगा कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी कम है और उसकी ज़रूरत है पैसे की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आती है, हमारे पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो परचेस करती है, और हमें पैसा मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। उसी इस तरह सख्त भी करती है, अगर वो सेल करती है तो हम सब्सक्राइब करते हैं इशू को। बैंकिंग सेक्टर का जो भी पैसा है वो रिजर्व बैंक के पास जाता है, और बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी कम हो जाती है। सो इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मुझे ये अगर टर्मिनोलॉजी हमने सीख लिया, तो आई एम वेरी मच श्योर कि इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो समझने के लिए बहुत आसान जाएगा। सो विल स्टार्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो भी बैंक का है, वो की रोल है बैंक की लिक्विडिटी के लिए। हमारे लिए सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रिस्क है, तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हमने ऐसी सिक्योरिटी ली कि जो बेची नहीं जा सकते, तो बैंक का बहुत नुकसान हो सकता है जब बैंक को पैसा लगता है तो। और हमारा जो फंड्स मैनेजमेंट है, डे टू डे वर्किंग के लिए फंड्स मैनेजमेंट। दूसरा,
ये फंड्स के ऊपर हमें अच्छा रिटर्न भी होना चाहिए, ऑप्टिमम। तो रिस्क भी कैलकुलेटेड और रिटर्न भी ऑप्टिमम होना चाहिए। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह फंड भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऑलमोस्ट 35% तो रहते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एसएलआर, तो हमें आरबीआई का बाय स्टैट्यूट ऑल्सो एसएलआर में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। अभी 18% हमें मेंटेन करने का है मिनिमम। दूसरा, हमें इन्फॉर्म डिसीजंस एंड कांस्टेंट मॉनिटरिंग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अगर ऑप्टिमम रिटर्न चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो हमें मार्केट कंडीशंस मालूम चाहिए, मूवमेंट मार्केट का कैसा चालू है। और जो भी हम बाय या सेल करते हैं तो इट शुड बी इन्फॉर्म एंड ये ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। सोच समझ कर हमें डिसीजन लेने का है, कब बाय करने का है, कब सेल करने का है। और बैंक की लिक्विडिटी, ये सब मैनेज करना पड़ता है हमें। इसके लिए कांस्टेंट टच में होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना कि शेयर मार्केट के डीलर्स जो है वो स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, वैसे इट इज़ एक्सपेक्टेड हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन फ्लो मिलना चाहिए। वैसे सब सुविधा है आजकल, हर एक मिनट पे सेकंड में क्या होता है उनको मालूम पड़ता है। और दे आर टू टेक ए इन्फॉर्म डिसीजन, बाय लेने का है, सेल करने का है, इन्वेस्ट करने का है, स्टॉप लॉस लगाने का है, जो भी है वो। उसके बाद में ये हमें कहाँ-कहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो परमिटेड सिक्योरिटीज़, तो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो है, कम बाय डिफ़ॉल्ट है, कंपल्सरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों। उसके बाद में डेट सिक्योरिटीज़, जैसा कि बताया कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है वगैरह-वगैरह। डीईबीटी डेट है ना, कर्जा। उसके बाद में डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड में भी हम इन्वेस्ट करते हैं जो उसके डेट होंगे। तो वही डेट सिक्योरिटीज़ जो लेंगे म्यूचुअल फंड, सिर्फ बाकी दूसरा धंधा नहीं करेंगे, उसके उसके वो म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर जो आपको डिस्क्राइब किया अभी, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। टी बिल्स में कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। तो ये परमिटेड है हमारे लिए। सबसे इम्पोर्टेंट हमने हम ये ख्याल में रखना चाहिए कि इक्विटी रिलेटेड जो है, शेयर मार्केट रिलेटेड, इक्विटी रिलेटेड जो है, उसमें हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमें बनाना पड़ती है, उसका क्या क्या कवरेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कवरेज करना पड़ता है हमें, हर साल हमें वो रिन्यू करना पड़ती है। एडिशन डिलीशन जो भी आरबीआई का डायरेक्शन हो उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, डालना पड़ता है। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए, मेन पार्ट ट्रांजैक्शन गाइडलाइंस। हम जो बाय सेल करते हैं, तो जो भी बेचते हैं, जो भी लेते हैं, उसकी जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, वो गाइडलाइन उसके अंदर होना चाहिए। कौन डील कर सकता है, कौन बाय कर सकता है, किसको पावर है, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना परचेस कर सकता है, ये सब उसके अंदर होना चाहिए। डिसीजन लेने के बाद उसका रिपोर्टिंग, उसका कंफर्मेशन, बोर्ड उसके ऊपर क्या कंट्रोल करता है, उसका ओवरसी कैसा करता है, अब हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव सीईओ क्या करते हैं, ये सब उसके अंदर आना चाहिए। दूसरे बाद में इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी क्या, उसका ऑडिट। ऑडिट हमारा कॉन्करेंट ऑडिट है, हमारा जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है उसका क्या कंट्रोल है, तो ये सब उसके अंदर आना चाहिए। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में आएगा, वो सब आएगा। तो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ हमारा ऑडिट का जो भी फंक्शंस है, और उसका जो ऑडिट है इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑनगोइंग बेसिस पे, एवरी ट्रांजैक्शन बेसिस पे और कॉन्करेंट बेसिस पे भी होना चाहिए। और इसका ये जो पॉलिसी है वो कैसी होना चाहिए, उसका रिव्यू साल में कम से कम एक बार तो भी होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है उसमें क्या क्या कवरेज होना चाहिए, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटेंडेड टू बी मेड इन नॉन एसएलआर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नॉन एसएलआर में हम किस में कितना डाल सकते हैं वो आना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अब बैंक को रिस्क नहीं है, रिटर्न कम हो सकते हैं, यील्ड कम मिल सकता है, लेकिन रिस्क बहुत कम है। रिस्क मैनेजमेंट फॉर नॉन एसएलआर, तो जो हम इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उनका जो रेटिंग रहता है, वो फॉर एग्जांपल ए ट्रिपल प्लस वगैरह जो रेटिंग रहता है, रेटिंग एजेंसी जो होते हैं, वो उसका एंट्री लेवल होना चाहिए कि भाई इससे नीचे के कैटेगरी तो हम इन्वेस्ट करेगी नहीं। और इन्वेस्ट करने के बाद अगर उसका रेटिंग कम होता है तो इमीडिएटली वी शुड डिस्पोज इट ऑफ। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू, बेचना चाहिए। जिसका रेटिंग कम है वो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रखने का, लेने का भी नहीं होगा तो बेच देने का। तीसरा, हमारे लिए
प्रोहिबिशन क्या है? जैसा कि मैंने बताया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम जो है, तो हम नहीं कर सकते हमारे क्लाइंट के लिए। वो हमारा काम ही नहीं है। इक्विटी मार्केट में हम नहीं कर सकते। दूसरे के तरफ से, ब्रोकिंग फर्म के तरफ से, या एज ए प्रिंसिपल फॉर क्लाइंट्स, ये धंधा हम नहीं कर सकते। हम हमारे लिए कर सकते हैं। ये जो भी हमें परमिटेड है बाइंग सेलिंग का, वो हमारे लिए कर सकते हैं। और शॉर्ट सेल का जो है, बाय डिफ़ॉल्ट हम नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या हमारा इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए कुछ एग्ज़म्पशन दिए है, एक्सेप्शन दिया है। तो क्या एक्सेप्शंस है? तो वो बैंक शुड बी वेल मैनेज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। वो इंडियस ओम जो है, उसका मेंबर होना चाहिए। अ, उसके बाद में उसका कॉन्करेंट ऑडिट जो है ट्रेजरी ऑपरेशंस का, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। और जो डिपार्टमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट, वो जो लेटर देगी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा रहता है, उसका पूरा फॉलो करना चाहिए। तभी वो बैंक जो है वो शॉर्ट सेल कर सकती है। इट इज़ अ रिस्की प्रपोजिशन। जो बैंक में नहीं है एक्सपर्टाइज, उन्होंने शॉर्ट सेल करना अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में अभी जब यूज़ किया मैंने एनडीएस होम, तो व्हाट इज़ एनडीएस होम? निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, उसका लॉन्ग फॉर्म है। एनडीएस यानी निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, निगोशिएट होता है वो प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर हम उसके बायर जो रहते हैं, सेलर रहते हैं, वो निगोशिएट करते हैं। और इट इज़ फॉर ऑर्डर मैचिंग, यानी बायर रहा तो सबसे हाईएस्ट जो है उसका ऊपर से नीचे जाएगा, वो क्या बाइंग करता है। और सेलर का भी वैसे रहेगा एक ऑर्डर में, तो उसका मैचिंग हो जाता है। तो जो जिनमें डिफरेंस कम है, उसका वो मैचिंग बाद में हो जाता है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एनडीएस होम के हम ले सकते हैं कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन उसका क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? हमारा रिजर्व बैंक के पास करंट अकाउंट होना चाहिए, या डेसिग्नेटेड जो बैंक है उनके पास हमारा अकाउंट होना चाहिए। एसजीएल अकाउंट वैसे ही रिजर्व बैंक के साथ या डेसिग्नेटेड बैंक के पास होना चाहिए। एनडीएस का मेंबरशिप होना चाहिए निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम का। उसके बाद में इन्फिनिट कनेक्टिविटी होना चाहिए। उसका सीसीआईएल जो है, उसका मेंबरशिप होना चाहिए। अ, उसके बाद में करार जो है वो 9% से ज़्यादा चाहिए। नेट एनपीए जो है वो 5% से नीचे होना चाहिए। और बैंक का नेटवर्थ 25 करोड़ तभी होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हमें अप्लाई करना पड़ता है और हमें मेंबरशिप मिल जाती है। और ये जो अप्लाई किया डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, जो भी हमारा कंसर्न रीजनल ऑफिस है, अप्लाई करने के बाद फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट जो है रिजर्व बैंक का ही है, उनको भी हमें मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और जो बताते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हमारी कनेक्टिविटी या जो भी बाकी जो चीज़ लगती है, वो सब हमें एट और कॉस्ट परचेस करना पड़ता है। और एसजीएल अकाउंट अगर अगर होगा तो कंपलसरी है रिजर्व बैंक के साथ या दूसरा कोई भी साथ डिसिग्नेटेड। फिर हम ये होने के बाद भी, जैसा कि शुरुआत में बताया, हम नॉन कॉम्पिटिटिव बिड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बिडिंग स्क्रीन बेस होगा, ऑर्डर मैचिंग के साथ होगा। लेकिन अदर देन दैट आल्सो वी कैन अप्लाई फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। दोनों ऑप्शंस बैंक के पास ओपन रहते हैं। जिनका जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एसजीएल अकाउंट रिजर्व बैंक के पास है, तो वो डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। और जिनका कॉन्स्टिट्यूटेड अकाउंट दूसरे के साथ है, तो वो भी उनके थ्रू कर सकते हैं। तो उसका ऐसा कोई उनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आरबीआई के पास एसजीएल अकाउंट नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। तो हम कर सकते हैं। उसके बाद में स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, हम जब हमारा बाय सेल एक तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाल सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन बेस में तो एक बार परमिशन मिल गई एनडीएस होम के ऊपर, तो हम डायरेक्टली डाल सकते हैं बाइंग और सेलिंग जो भी है। और सेकेंडरी मार्केट जो है, सेकेंडरी मार्केट यानी हमारे पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट है, सामने वाले के पास भी ऑलरेडी स्क्रिप्ट है, तो जो बाय सेल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ए सेकेंडरी मार्केट।
तो जो स्क्रिप्ट आरबीआई डायरेक्ट इशू करती है पहली बार, तो वो सेकेंडरी मार्केट नहीं बोलते उसको, बाकी के स्क्रिप्ट के लिए सेकेंडरी मार्केट बोलते। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का सेकेंडरी मार्केट, उसमें बाइंग सेलिंग होता है एनडीएस ओम के द्वारा। और ये जो है इट इज़ ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ऑपरेट कौन करता है? सीसीएल, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सीसीएल यानी क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो क्लियरिंग करता है। बहुत बार हमें इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में काम करते वक्त ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, तो रिजर्व बैंक का उसके लिए भी गाइडलाइंस है कि ब्रोकर के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है वो हम समझ के लेंगे। तो जो इंटरबैंक सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शंस है, वो उसके लिए ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस हम ब्रोकर के रूप थ्रू कर सकते हैं, फॉर प्रेफरेबली फॉर नॉन बैंक क्लाइंट्स जो मेंबर्स है एनएससी के, बीएससी के, ओटीसी के। और वो जो हमारा ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी अंडर हैंड डीलिंग नहीं होना चाहिए, ओपन। कोई भी बाय कर सकता है, कोई भी सेल कर सकता है। तो मार्केट ड्रिवन जो प्राइस रियलाइजेशन बोलते हैं वो आना चाहिए। इफ ए डील इज पुट थ्रू विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर, हिज रोल इज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिंग इन टू पार्टीज टू फॉर द डील टुगेदर। उसका रोल क्या है कि अगर मैं कोई स्क्रिप्ट 100 रुपये 50 पैसे में लेना चाहता हूँ, और सामने का जो है वो 100 रुपये 60 पैसे में बेचना चाहता है, मैं 100 रुपये 50 पैसे में बेचना चाहता है, तो ब्रोकर दोनों का मिलाप करता है। नॉर्मली वो 100 रुपये 55 पैसे में डील थ्रू हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज ही हैज़ टू ब्रिंग टू पार्टीज टुगेदर। और वो डिसीजन हमारी बैंक और सामने वाला काउंटर पार्टी वो लेगा कि ये करना है या नहीं करना है। लेकिन बैंक ने, हमारा जो ब्रोकर है एम पैनल, उसको पावर ऑफ अटर्नी नहीं देना चाहिए कि हमारे तरफ से वो बाइंग सेलिंग करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाइंग सेलिंग हम ही करेंगे, जो भी हमें करना है वो। एक बार डील होने के बाद जब तक हम डील करते हैं तब किसको बेच रहे हैं या किससे ले रहे हैं हमें मालूम नहीं रहता है। लेकिन डील होने के बाद हमें मालूम होना ही चाहिए कि हमारी स्क्रिप्ट कौन बाय कर रहा है या हम किससे पास से बाय कर रहे हैं। बैंक शुड हैव बोर्ड अप्रूव्ड पैनल ऑफ ब्रोकर्स। ये जो ब्रोकर्स है वो हमें एम पैनल करना पड़ता है, हर साल उसका रिन्यूअल लेना चाहिए, या डिलीट ऐड करना है वो भी हम कर सकते हैं। और नॉर्मली ये एक्सपेक्टेशन जो है, हमारे पास अगर 5 ब्रोकर है तो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन आरबीआई का जो रिस्ट्रिक्शन है 5% ज़्यादा ज़्यादा एक ब्रोकर का, तो उससे हिसाब से 20 लोग होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत डिफ़िकल्ट है, छोटे प्लेस में इतने ब्रोकर मिलना मुश्किल हो जाता है, ऑनलाइन थ्रू करना पड़ता है। लेकिन 20-20 हमारा पोर्टफोलियो इतना छोटा रहता है कि 20-20 ब्रोकर को संभालना बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। नॉर्मली इंस्पेक्शन में पॉइंट आता ही है, लेकिन आज तक तो भी आरबीआई ने बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया है। तो 5% अपर लिमिट ऑफ द एनुअल एग्रीगेट ट्रांजैक्शंस, हम जितना भी ट्रांजैक्शंस करते हैं टोटल उसका 5% से किसी एक को देना नहीं चाहिए। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट जाता है प्रैक्टिकल में। तो लेकिन हमारी तरफ से कोशिश होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकर एम्पैनल करके उनके थ्रू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। नहीं तो सबसे अच्छा जो है एनडीएस होम के द्वारा हम डायरेक्ट डीलिंग करें, तो ब्रोकर का कोई सवाल ही नहीं आता, ब्रोकरेज देने का भी सवाल नहीं आता, और इसका वायलेशन भी नहीं हो सकता है। तो जो इन्वेस्टमेंट है सिक्योरिटी के 2 पार्ट है, शुरुआत में बताया मैंने, एसएलआर और नॉन एसएलआर। तो हमारी जो ऑडिटेड बैलेंस शीट रहती है, तो उसके अंदर हमें डिक्लेयर करना पड़ता है एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कौन सी है, और दूसरी अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, ये हमें डिक्लेयर करना पड़ता है ऑडिटेड बैलेंस शीट में। दूसरा नॉन एसएलआर जो सिक्योरिटीज़ है उसके अंदर 3 कैटेगरीज है। शेयर्स, शेयर्स यानी एनएससी बीएससी के नहीं रहते। नॉर्मली हमारे पास शेयर्स कौन से रहते हैं, हमारी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो रहती है, अपेक्स बैंक जो रहती है, उसके शेयर्स रहते हैं। परमिटेड शेयर जो है वो। दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्टमेंट है अगर वो, और अदर्स, ये 3 कैटेगरीज रहती है। उसके बाद में नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, एक्विजिशन एंड सेल ऑफ नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट इन सेकेंडरी मार्केट विथ म्यूचुअल फंड्स, पेंशन प्रोविडेंट फंड, इसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो भी हमारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, ऑल फ्रेश इन्वेस्टमेंट अंडर नॉन एसएलआर कैटेगरी टू बी क्लासिफाइड अंडर एचएफटी और एएफएस, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और अवेलेबल फॉर सेल। यानी जो हम बाय करते हैं
नॉन एसएलआर इंस्ट्रूमेंट, तो उसको हम एसटीएम में नहीं डाल सकते। उसको यही दो है, एक तो बेचने के हिसाब से तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, या तो अवेलेबल फॉर सेल में रख सकते हैं। तो इसमें एक्सेप्शन भी दिया है, अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स अगर हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के और जिसका रेसिडुअल पीरियड कम से कम 7 साल है, उसके अंदर हम अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो एसटीएम में डाल सकते हैं, बट इट इज़ एक्सेप्शन। लेकिन ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। इसके अंदर प्रूडेंशियल लिमिट्स यानी रिस्क रिस्क मैनेजमेंट जो स्ट्रक्चर है रिजर्व बैंक का, उसके अंदर उन्होंने प्रूडेंशियल लिमिट्स डालते हैं। वैसे नॉन एसएलआर में हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10%। सो इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट ऑफ मार्च 31st। यानी अगर हम आज बात कर रहे हैं तो मार्च 31 2025 का जो भी हमारा एग्रीगेट डिपॉजिट है बैंक्स का, उससे 10% जो भी होगा, 1000 करोड़ अगर हमारा एग्रीगेट डिपॉजिट है, तो 100 करोड़ से ज़्यादा हम नॉन एसएलआर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी जो एक्सपोजर लिमिट है सिंगल या ग्रुप, तो दैट ऑल्सो वी शुड नॉट एक्सीड। जो भी हमारी है वो लिमिट हम एक्सीड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? एक ही स्क्रिप्ट में हम कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। अगेन कंसंट्रेशन रिस्क इज अवॉइडेड। तीसरा, इंस्ट्रूमेंट्स, यूसीबी शुड नॉट इन्वेस्ट इन एनी फॉर्म ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। जो इक्विटी मार्केट है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी फॉर्म है उसके अंदर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वी आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। वो म्यूचुअल फंड रहो या डायरेक्ट स्क्रिप रहो। उसके बाद में हम कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, कमर्शियल पेपर, सीडीज, उसके बाद में यूनिट्स ऑफ डेट एंड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स, इसका मतलब क्या है कि जीरो कूपन है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं रहता है, वो जीरो कूपन बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अनलेस इश्यूर मेंटेन्स एंड बिल्ड्स ए सिंकिंग फंड। तो जो जीरो कूपन बॉन्ड्स है वो प्रोहिबिटेड है, उसमें एक्सेप्शन दिया है। अगर वो सिंकिंग फंड क्रिएट करते हैं और वो फंड सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो ही हम जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट नॉर्मली एज ए बैंकर आई विल प्रीफर नॉट टू इन्वेस्ट इन जीरो कूपन बॉन्ड्स। उसके बाद में पहले शुरुआत में बताया वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 प्रकार के रहते हैं: हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तो हमें इनिशियली डिसाइड करना पड़ता है कौन से कैटेगरी के लिए हमने परचेस किया है। तो हेल्ड टू मैच्योरिटी का हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बाय द बैंक विद द इंटेंशन टू होल्ड देम अप टू मैच्योरिटी विल बी क्लासिफाइड अंडर एसटीएम कैटेगरी। उसका जो भी ड्यू डेट है, मैच्योरिटी डेट है, हमने लेने के बाद उसमें रखने का हमारा इंटेंशन है, तो वो हम जनरली किस में डालते हैं? एसटीएम में डालते हैं। ठीक है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है एसटीएम का, इट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। ये पहली कंडीशन है कि हमारा अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ अगर होगा तो 125 करोड़ से ज़्यादा एसटीएम में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूसीबीज आर परमिटेड टू एक्सीड द लिमिट। ये लिमिट हम एक्सीड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक्सेस कॉम्प्रोमाइज कंप्राइजेज ऑफ एसएलआर सिक्योरिटीज डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ द एनडीटीएल। हमारा जो भी एनडीटीएल है उसके 25% तक हम एसटीएम में रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं एसटीएम के पर्पस के लिए। तो एसटीएम हमारा क्या होगा? 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, लेकिन हम 25% ऑफ द एनडीटीएल रख सकते हैं, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए हेल्पफुल है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट मेड बाय यूसीबीज अंडर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बाय आरबीआई। तो ये भी नॉर्मली इसके अंदर हम जाते ही नहीं हैं। एसटीएम, यूसीबीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिसोर्ट टू द सेल ऑफ एसटीएम सिक्योरिटीज। एसटीएम में अगर हमने सिक्योरिटी लिए, हमने शुरुआत में लिया कि उसके आखिरी मैच्योरिटी डेट तक हम रखेंगे, तो हम बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते एसटीएम के सिक्योरिटीज़ के लिए। लेकिन अगर बैंक के लिक्विडिटी स्ट्रेस है, बैंक के ऊपर रन आ गए फॉर एग्जांपल, और पैसे की ज़रूरत है, उस वक्त हम एसटीएम की सिक्योरिटी सेल कर सकते हैं। कब? विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हमें परमिशन लेना पड़ता है।
उसके बाद में हम जो नोट पुटअप करते हैं वो क्यों बेचना पड़ता है हमें एसटीएम की सिक्योरिटीज़, वो रैशनल देना पड़ता है उसके लिए कि वो क्लियरली मिनिटाइज होना चाहिए। और तीसरी बात वो प्रोसीजरल है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एसटीएम क्रेडिट शैल फर्स्ट बी टेकन टू पी&एल अकाउंट, और पी&एल अकाउंट पे तो जाएगा ही वो वैसा भी। देयर आफ्टर अमाउंट ऑफ सच प्रॉफिट शैल बी अप्रोप्रिएटेड टू कैपिटल रिजर्व, जो भी है नेट प्रॉफिट के आने के बाद स्टैट्यूटरी अप्रोप्रिएशन हमें करना पड़ता है हमारा जो प्रॉफिट है, और इसका जो पोर्शन का जो नेट अप्रोप्रिएशन का जो बाकी का जो पैसा है ड्यू टू सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन एसटीएम, वो कहाँ पर डालना पड़ता है, वो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ता है, वो कंपलसरी है। और लॉस ऑन सेल शैल बी डिविडेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमने लॉस में अगर बेच दिया तो हमें कहाँ डालना पड़ता है, वही साल के पी&एल में डालना पड़ता है। दो बात है, एसटीएम की सिक्योरिटी मैं रिपीट करता बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम बेच नहीं सकते हैं क्योंकि हम मैच्योरिटी डेट तक परचेस किया रहता है, एसटीएम में कैटेगरी क्लासीफाई किया है। लेकिन बैंक को अगर पैसे की बहुत ज़रूरत है, लिक्विडिटी स्ट्रेस है, तो बोर्ड की परमिशन लेना चाहिए, बोर्ड में नोट पुटअप करना चाहिए, उसका स्पेसिफिक रीज़न हमें बताना पड़ता है, रैशनल क्यों ज़रूरत है बैंक को। और अगर प्रॉफिट आ गया तो वो जो प्रॉफिट है तो पहले तो पी&एल अकाउंट को प्रॉफिट में जाएगा, उसमें का जो पोर्शन है प्रॉफिट का ड्यू टू सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन एसटीएम, तो नेट अप्रोप्रिएशंस करना पड़ता है, और जो बचा पैसा वो कैपिटल में डालना पड़ता है, कैपिटल रिजर्व्स में। और अगर लॉस में है तो सीधा पी&एल को डेबिट करना पड़ता है। अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो सिक्योरिटीज एक्वायर्ड विद द इंटेंशन टू ट्रेड, तो शॉर्ट टर्म प्राइस के लिए रहता है, और इंटरेस्ट मूवमेंट के साथ हम बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन हेल्ड फॉर ट्रेडिंग की जो सिक्योरिटीज़ है वो 90 दिन के अंदर हमने बेचना चाहिए नॉर्मली। अगर हमने नहीं बेच सके, मार्केट यूनिडायरेक्शन यानी मार्केट बढ़ ही रहा है या कमी हो रहा है, लिक्विडिटी है, बायर सेलर्स नहीं है, आज बहुत ऊपर जा रहा है, 8 दिन 2 दिन के बाद बहुत नीचे जा रहा है, तो हम ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग जो है अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो भी डिप्रिसिएशन है वो ट्रांसफ़र करते हुए हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, और बीओडी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, हमें इसके लिए सैंक्शन लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। जो अवेलेबल फॉर सेल है, बाकी के दो में जो नहीं है, तो वो जो थर्ड कैटेगरी है वो अवेलेबल फॉर सेल है, और कितना रखने का, क्या रखने का है, वो बैंक के लिए फ्रीडम है। बैंक्स टू कंसिडर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, बाइंग सेलिंग का जो है मार्केट कम होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, इसीलिए वो एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस चाहिए इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के लोगों को, इंट्यूशन भी चाहिए। तो उसमें सब आता है, टैक्स प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग, ये साल 31 मार्च के पहले प्रॉफिट लेने का है, अगले साल लेने का है, जो भी है टैक्स प्लानिंग के हिसाब से, तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है, बैंक को फ्रीडम है। इसमें एक ही कंडीशन है, प्रॉफिट ऑन हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और अवेलेबल फॉर सेल शुड बी टेकन टू पी&एल अकाउंट, हम ले सकते हैं उसका प्रॉफिट। ठीक है। अभी जो इन्वेस्टमेंट है हमारा शिफ्टिंग, तो ये शिफ्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने एसटीएम कैटेगरी के लिए सिक्योरिटीज़, वो हम साल में एक बार बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विद द परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, जो रीशफल बोलते हैं हम। तो हमारा जो पोर्टफोलियो रीशफलिंग कर सकते हैं साल के शुरुआत में एक बार साल में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें परमिशन लेना पड़ता है, सैंक्शन लेके हम रीशफल कर सकते हैं। बाद में हम बाइंग सेलिंग एसटीएम में नहीं कर सकते। जो एक्सेप्शन है अपवाद हो, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, लिक्विडिटी स्ट्रेस अगर होगा तो। शिफ्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम एएफएस टू एचएफटी इज टू बी प्रोवाइडेड बाय, इज टू बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो भी बोला है। लेकिन एचएफटी से एएफएस, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग से अवेलेबल फॉर सेल में जनरली परमिशन नहीं मिलती है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होगा, वो भी हमें एक्सेल पे एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो ये हो सकता है, लेकिन हमने ये अवॉइड करना चाहिए। जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो शिफ्टिंग टू बी डन एट द एक्विजिशन कॉस्ट, हमने हमने जो भाव में लिया है वो कॉस्ट में लेना पड़ता है, या मार्केट वैल्यू ऑफ द बुक वैल्यू विच इज लेस। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, हम प्रॉफिट के साथ नहीं कर सकते। जो मार्केट वैल्यू जो होगा अगर कम हो गए तो कम वैल्यू में हमें
शिफ्टिंग करना पड़ता है, और जो कम वैल्यू में अगर किया है तो उसका डिप्रिसिएशन भी हमें फुल्ली प्रोवाइड करना पड़ता है, हमारे P&L को हमें डिप्रिसिएशन डालना पड़ता है। इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सिक्योरिटी टू HTM कैटेगरी, हेल्ड टू मैच्योरिटी, और हमने जो बुक वैल्यू जो है उसकी फेस वैल्यू से कम लिया है, तो क्या करना पड़ता है, वही प्राइस में हम लेना पड़ता है। लेकिन अगर हमने हायर प्राइस में लिया होगा तो जो प्रीमियम है वो डिस्ट्रीब्यूट करके हमें प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल डालना पड़ता है। सो इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सिक्योरिटी टू HTM कैटेगरी, द ट्रांसफर शुड बी डन एट द लोअर ऑफ द बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू by reducing the book value in case of loss, and resultant loss should be debited to P&L account। तो बुक वैल्यू अगर कम है तो हमें क्या क्या करना पड़ता है, P&L अकाउंट में डेबिट डालना पड़ता है, जैसा कि ऑलरेडी बताया। और अगर हमारे पास IDR की प्रोविज़न ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन रिजर्व, वो एक्सप्लेन करूँगा मैं, तो सरप्लस में से हम डेबिट कर सकते हैं, P&L अकाउंट डेबिट करना अवॉइड कर सकते हैं इफ़ इट इज़ ए सरप्लस। HTM में क्या बताया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नीड नॉट बी मार्क टू मार्केट एंड विल बी कैरिड आउट एट एक्विजिशन कॉस्ट। जो भी एक्विजिशन कॉस्ट है उसके अंदर हम HTM में अगर लिया तो कर सकते हैं। लेकिन इफ़ इट इज़ मोर देन फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा में लिया, 100 रुपये की स्क्रिप हमने 1 से 5 रुपये में लिया, सो इफ़ इट इज़ मोर देन द फेस वैल्यू, द प्रीमियम शुड बी अमोर्टाइज्ड बाय डेबिट टू P&L अकाउंट ओवर द पीरियड ऑफ रिमेनिंग मैच्योरिटी। 100 रुपये की स्क्रिप हमने 105 रुपये में लिया और रिमेनिंग मैच्योरिटी 10 साल की है, तो 5 रुपये क्या करना पड़ता है हमें, अमोर्टाइजेशन, 5 रुपये डिवाइडेड बाय 10 साल जो रिमेनिंग पीरियड है, तो 50 पैसा उसमें हमको लेना पड़ता है, P&L अकाउंट में डेबिट करना पड़ता है। ऐसा हर 10 साल तक हमें ये करना पड़ता है अगर स्क्रिप हमने मेंटेन किया तो। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अमोर्टाइजेशन। रिपीट करता हूँ, 100 रुपये की अगर स्क्रिप हमने 105 रुपये में ली तो 5 रुपये हम अमोर्टाइज कर सकते हैं। रेसिडुअल पीरियड, रिमेनिंग पीरियड 10 साल का अगर है तो 5 रुपये 10 साल में डिवाइड होते हैं, वो 50 पैसे आते हैं, और ये 50 पैसे 10 साल तक हमें P&L को डेबिट करना पड़ता है अगर हमने स्क्रिप्ट मेंटेन किया तो। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट इन AFS कैटेगरी विल बी मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट यानी जो मार्केट रेट है, हमने जो अकाउंटिंग किया है उससे अगर कम है तो हमें P&L को डेबिट करना पड़ता है, लेकिन मार्केट रेट अगर ज़्यादा है हमने जो लिया है तो प्रॉफिट हम बुक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा करते हैं हम, हमारा जो क्वार्टरली बैलेंस शीट हम बनाते हैं, तो अवेलेबल फॉर सेल का क्या करते हैं, HTM का तो सवाल नहीं आता है, फिर AFS HFT का हम देखेंगे। तो AFS में क्या होता है, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट विल बी मार्क टू मार्केट एट क्वार्टरली और एट मोर फ्रिक्वेंट इंटरवल्स, एंड द बुक वैल्यू जो है, द बुक वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज वुड नॉट अंडरगो एनी चेंज आफ्टर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन करने के बाद उसको चेंज नहीं आता है। और HFT में क्या होता है, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट विल बी मार्क टू मार्केट एट मंथली और मोर फ्रिक्वेंटली इंटरवल्स। मंथली उसका मार्क टू मार्केट करना पड़ता है, और बुक वैल्यू विल नॉट अंडरगो एनी चेंज आफ्टर मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट करने के बाद उसका बुक वैल्यू चेंज नहीं होता है। AFS और HFT कैटेगरी स्क्रिप्ट वाइज अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन करना पड़ता है। हम जो भी जितने भी स्क्रिप्ट्स है वो पोर्टफोलियो का नहीं करना पड़ता है। अगर AFS में 5 स्क्रिप्ट्स है तो हर एक स्क्रिप्ट का हमको मार्क टू मार्केट करना पड़ता है, अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन वो हिसाब से चलेगा। वैसे अगर HFT का 3 स्क्रिप्ट है तो तीनों का इंडिविजुअली करना पड़ता है, तीनों का टोटल मिला के नहीं करना पड़ता है। इट इज़ एग्रीगेटेड फॉर ईच ऑफ द 5 क्लासिफिकेशंस। और 31 मार्च की जो हमारी बैलेंस शीट है उसके लिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके 5 क्लासिफिकेशन है, गवर्नमेंट बॉन्ड, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी, शेयर्स यानी जो भी हमें परमिटेड है कोऑपरेटिव सेक्टर के, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अदर्स। ये सेपरेटली AFS HFT के लिए करना पड़ता है, यानी 5+5 10 डिस्क्लोजर्स हमारे आते हैं रिगार्डिंग दिस। नेट डिप्रिसिएशन रिक्वायर्ड शुड बी प्रोवाइडेड फॉर। जो भी नेट डिप्रिसिएशन आएगा कैटेगरी वाइज वो हमें टोटल का नहीं, कैटेगरी वाइज हमें करना पड़ता है। 10 वेराइटीज़ हमने बताए। और नेट एप्रिसिएशन शुड बी इग्नोर्ड। अगर हम सरप्लस में प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, लॉस में है तो लॉस बुक करना पड़ता है।
और टोटल पोर्टफोलियो का नेटिंग नहीं कर सकते हैं। जो 5+5 10 कैटेगरीज बताई है उसमें हम नेटिंग कर सकते हैं। नेट डेप्रिसिएशन, मार्केट वैल्यू जैसा कि बताया, पीरियोडिक वैल्यूएशन हमें करना पड़ता है। ट्रेड्स अगर वो होते हैं, ट्रेड अगर होता है, कोट होता है स्टॉक एक्सचेंज के, वो हिसाब से मार्केट वैल्यू लेना पड़ती है। अगर वो कोट नहीं हो रहा है, ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, तो फिनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड में जो भी उसका रेट है लेटेस्ट, वो हिसाब से हम करते हैं। ट्रेजरी बिल अगर है, टी बिल है, तो उसका कैरिंग कॉस्ट होता है, उसका मार्केट वैल्यू का कोई सवाल ही नहीं आता है। और अनकोटेड नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज अगर होगी तो उसका वैल्यूएशन शुड बी डन एट द यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिस पे होता है, यूजिंग अप्रोप्रिएट मार्कअप। जो भी मार्केट रेट चल रहा है वो हिसाब से हम उसका करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर एफ आई बी एल में, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड में कोटिंग होता है, तो वो हिसाब से करते हैं। लेकिन उसमें एक ही प्रिंसिपल है, हम लोअर साइड में उसका वैल्यूएशन लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन रिजर्व, हमारी जो सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर सेल या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में है, अगर उसका वैल्यूएशन मार्केट वैल्यूएशन से कम आता है तो वी हैव टू प्रोवाइड फॉर देम। वो जो डिप्रिसिएटेड वैल्यू, जो डिफरेंस है हमारे परचेस वैल्यू और डिप्रिसिएटेड वैल्यू एज ऑन दैट डे, तो हमें उसका प्रोविजन करना पड़ता है। पी एंड एल को, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके हम ये प्रोविजंस करते हैं। तो ये प्रोविजंस का नॉर्मली नाम क्या होता है? प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसी, क्योंकि दिस इज अ कंटिंजेंसी। ये हमारे बैलेंस शीट के बाहर नहीं जाता है फंड्स, लेकिन अंदर ही रहता है, लेकिन वी में प्रोविजन मार्क टू मार्केट से कम हो गया इसके लिए। दूसरा इसमें प्रिंसिपल क्या है? अगर मार्क टू मार्केट करने की ज़रूरत नहीं, हमारा वैल्यूएशन अप्रिसिएट होगा, हमारे बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो हम प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते। हमें सिर्फ अगर लॉस में अगर होगा, हमारी अगर मार्केट रेट से कम कीमत होगी, तो प्रोवाइड करना पड़ता है। और ये प्रोवाइड कम कैसे करते हैं? हम पी एंड एल को डेबिट करते हैं। सो इट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। दिस प्रोविजन इज मेड अबव द लाइन। जो लाइन के ऊपर हम करते हैं, बिलो द लाइन नहीं करते। बिलो द लाइन अप्रोप्रिएशन होता है, ठीक है ना। और ये जो हमने जो सरप्लस अमाउंट क्रेडिट को दिया, इन केस सरप्लस है हमारा, लास्ट ईयर हमारी जो प्रोविजन आईडीआर की वो सरप्लस हो गई और ये साल करने की जरूरत नहीं, ये सरप्लस अमाउंट अगर हमारे पास है तो आरबीआई एक्सपेक्ट करता है दिस शुड बी रिवर्स। और कहाँ पर जमा करना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जमा करने के बाद हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा इसके वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ दिस एंट्री। तो ये एंट्री से जो भी हमें स्टैट्यूटरी प्रोविजंस करना पड़ता है, जो भी प्रॉफिट हम टैक्स जाता है उसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर प्रोपोर्शनेट बाकी बची जो रकम है, जो प्रॉफिट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ आइडियाज हो गए, और जो रकम है वो हम कहाँ जमा कर सकते हैं? आईएफआर में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या एक्सपेक्ट करती है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये 5% होना चाहिए। हमारी जो एएफएस और एचएफटी की जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट है, उसके 5% तक हम कर सकते हैं। आईडीआर और आईएफआर में क्या फ़र्क है? आईडीआर अबव द लाइन होता है और आईएफआर बिलो द लाइन होता है। थ्रू अप्रोप्रिएशन ये करना पड़ता है। और एक कैसा करते हैं? जो भी हम सिक्योरिटीज़ का बाय सेल करते हैं, बाय सेल के अंदर अगर हमें प्रॉफिट हो गए, आउट ऑफ दैट प्रॉफिट वी हैव टू मेक दिस आईएफआर, ठीक है ना। इन केस हमारा आईएफआर ज़्यादा है, सरप्लस है, तो देर इज़ नो बार कि आईएफआर 5% से ज़्यादा चाहिए। जैसा कि आरबीआई बोलते हैं कि आईडीआर अगर ज़्यादा है आप रिवर्स करो, पीएनएल को क्रेडिट करो। वैसा आईएफआर के बारे में कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। अगर हम ज़्यादा आईएफआर प्रोविजन करते हैं तो बीओडी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, हमें परमिशन लेना पड़ता है। और ये जो सरप्लस है 5% से ज़्यादा, हम हमारा बैंक का जो टीयर 2 कैपिटल है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। टीयर 2 कैपिटल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा आईएफआर 5% से नीचे है, 5% से ऊपर है, तो हमने डिस्कस किया कि टीयर 2 के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सरप्लस हम कब कर सकते हैं? बीओडी का परमिशन के बाद। लेकिन अगर आईएफआर 5% से कम है,
अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के टोटल्स के, तो परमिशन मिलती क्या है, हमें परमिशन मिल सकती है, परमिशन है सब्जेक्ट टू उसके कंडीशन से। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन का है, ड्रॉन डाउन अमाउंट इज यूज ओनली फॉर टीयर 1 कैपिटल। हमारे अगर टीयर 1 कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ओनली फॉर दैट पर्पस ड्रॉन डाउन अमाउंट इज कैन बी यूज बाय वे ऑफ अप्रोप्रिएटिंग टू फ्री यूजर्स और रिड्यूसिंग लॉस। एक को फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो हमारा जो लॉस हो गया होगा उसको हम क्रेडिट करके लॉस कम कर सकते हैं। सो टीयर 1 कैपिटल उससे हमारा बढ़ता है अगर कम होगा तो। दूसरा, द अमाउंट ड्रॉ इज नॉट मोर देन, जो भी हम आईएफआर से अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी मोर देन, यानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे? टू द एक्सटेंट टू विच एमटीएम प्रोविजंस मेड, जो भी हम मार्क टू मार्केट प्रोविजंस करते हैं ड्यूरिंग द अपोजिट ईयर, जो साल में यानी करंट ईयर में अपन बात करेंगे तो, एक्सीड द नेट प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग दैट ईयर, जो भी हम इन्वेस्टमेंट से सेल के वजह से बाइंग सेलिंग में जो प्रॉफिट एक्सीड करते वो। सो आई विल रिपीट सेकंड पॉइंट, द अमाउंट ड्रॉन इज नॉट मोर देन द एक्सटेंट टू विच एमटीएम प्रोविजंस मेड ड्यूरिंग द अपोजिट ईयर। ये साल में जो भी हमने मार्क टू मार्क प्रोविजंस किया है उससे अमाउंट ड्रॉन इज नॉट मोर। ठीक है। और दूसरा क्या है, ड्यूरिंग द अपोजिट ईयर एक्सीड द नेट प्रॉफिट, जो भी हमें नेट प्रॉफिट आता है काय के ऊपर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि कुछ सिक्योरिटीज हम लॉस में बेचते हैं, कुछ सिक्योरिटीज में हम प्रॉफिट मिलता है। अगर नेटिंग किया तो जो सेल ट्रांजैक्शन में जो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है उसका रेफरेंस इसमें या सेकंड कंडीशन में। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। ट्रांसफ़र करने का हो तो, और बहुत ज़रूरी है रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन के लिए अगर ज़रूर है तो ही इसका यूज़ करो, अदरवाइज डोंट यूज़ इट। ठीक है। और हमारा रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन क्या है मार्च 26 के लिए, 12% ऑफ द क्रॉप। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इनकम टू बी बुक ऑन कैश बेसिस, जो भी इनकम आता है तो कैश बेसिस यानी जो एक्चुअल आया हो एक्चुअल बेसिस पे नहीं कर सकते हम इन्वेस्टमेंट में। इनके सब डेट म्यूचुअल फंड और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में हम कैश बेसिस पे करते हैं। इनके सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जीसेक के अंदर, बॉन्ड्स ऑफ पीएसयू वेयर इंटरेस्ट रेट्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स आर प्री डिटर्मिन, बताया कि ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा 31 तारीख को, 30 सितंबर को, जो भी है। इनकम में भी बुकड ऑन एक्रूअल बेसिस, तो उसका इनकम हम ले सकते हैं। ठीक है ना। डेट म्यूचुअल फंड में नहीं ले सकते, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिसमें है, वो म्यूचुअल फंड में नहीं बुक कर सकते हम एक्रूअल बेसिस पे, उसका कैश बेसिस चाहिए। लेकिन बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स अगर होगा उसमें हमें मालूम है ये डेट पे इतना परसेंट से मिलने वाला है, तो दैट वी कैन टेक इट ऑन एक्रूअल बेसिस। लेकिन अगर उनका कि पिछले साल में अगर नहीं मिला होगा, वो अगर रिटर्न नहीं आ रहे जो भी कमिटमेंट है, तो हम एक्रूअल बेसिस पे नहीं कर सकते। ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ जीसेफ शुड बी डेबिटेड टू पी&एल। जब हम जीसेफ परचेस करते हैं, बीच में का जो ब्रोकन पीरियड रहता है उसका इंटरेस्ट हम पी&एल में हमें डेबिट करना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट में भी नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जैसा कि बताया कि जो भी एक्सपेक्टेड हमें मिलता है उसके ऊपर रिटर्न, वो अगर नहीं मिल रहा है तो इट शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट। इंटरनल कंट्रोल मेकनिज़म, ये जो रूटीन है, ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट चाहिए, उसका जो ऑडिट है वो अनगोइंग बेसिस चाहिए। हमारी जो पॉलिसीज़ है उसका मॉनिटरिंग जो पॉलिसी में लिखा है वो डिपार्टमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो भी हमें देखना चाहिए। अगर ऑडिट में कुछ डिफिशियंसी है, कुछ गलतियाँ मिलती है, तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट होना चाहिए और गलती रिपीट नहीं होना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सुपरविजन करना चाहिए, मंथली क्वार्टरली उसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शुड बी व्यूड एट हाफ ईयरली इंटर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारा पूरा पोर्टफोलियो का जो है बैंक का उसके ऊपर डिस्कशंस होना चाहिए। बोर्ड शुड इंसिस्ट दैट कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन प्लेस बिफोर इट हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस है उसका कॉम्प्रिहेंसिव नोट, क्या बाइंग सेलिंग किया इंडिविजुअल स्क्रिप्ट वाइज फोलियो वाइज, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नोट बोर्ड के सामने हाफ ईयरली हमें रखना पड़ता है। टॉप मैनेजमेंट शुड एक्टिवली ओवरसी इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं
तो टॉप मैनेजमेंट यानी जीएम इंचार्ज, सीईओ, डिप्टी सीईओ डेली बेसिस पे ख्याल रखना चाहिए क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में। कॉन्करेंट ऑडिट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का, कंटिन्यूस बेसिस पे कॉन्करेंट होना चाहिए। और हमारा जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है वो ट्रांजैक्शन बेस होना चाहिए, जिस वक्त ट्रांजैक्शन हो उसी वक्त होना चाहिए, इमीडिएटली डेली बेसिस पे। डील स्लिप शुड बी सीरियली नंबर्ड फॉर प्रॉपर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रॉपर होने के लिए हमारा जो डील स्लिप है वो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। बहुत बार इंस्पेक्शन रिपोर्ट में इसके ऊपर कमेंट आती है। और हाफ ईयरली सर्टिफिकेट 31 मार्च और 30 सितंबर का अडेरेंस टू पॉलिसीज आना चाहिए। हमारी जो पॉलिसीज़ है उसके लिए हमारा हाफ ईयरली सर्टिफिकेट देना चाहिए हमारे ऑडिटर्स ने। तो मुझे लगता है कि जितना भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं, वो मैंने सिंप्लीफाई किया है। आप अगर इसको 2 या 3 बार सुनेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। और उसके बाद में आप जो भी आरबीआई का जो सर्कुलर है वो पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ बैंक के जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में काम करने के लिए इच्छुक रहेंगे, उतना बैंक को फ़ायदा होगा। बहुत सारे बैंक में जो इनकम अपॉर्चुनिटीज़ वी आर लूजिंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में प्रॉपर जो एम्प्लॉयज़ होना चाहिए नॉलेजेबल, जिनके पास थोड़ा इंट्यूशन है, जो नॉलेज गेन करना चाहिए चाहते हैं, तो वो अगर आ गए तो बैंक का बहुत सारा जो अपॉर्चुनिटी लॉस होता है इनकम कमाने का, वो नहीं होगा और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में जितना भी ज़्यादा हम ख्याल देंगे मैनेजमेंट से लेके एम्प्लॉयज़ तक, उतना बैंक के लिए अच्छा है। कुछ कुछ बैंक का जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट डिपार्टमेंट से नहीं आता है, वो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से आता है। इतना इम्पोर्टेंट है ये फुल पोर्टफोलियो। सो थैंक यू वेरी मच।